नमस्कार। तो आज हम लोग ओगुचुकु उ उचे की किताब रीवायर योर एडीएचडी ब्रेन की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। पता है, इस किताब में ना एडीएचडी को समझने और उससे निपटने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब असल जिंदगी में काम आने वाले तरीके बताए गए हैं। हम ये देखेंगे कि एडीएचडी हमारे दिमाग पर असर कैसे डालता है और हम अपने फोकस, अपने इमोशंस और अपने मोटिवेशन को बेहतर बनाने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एडीएचडी को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया अपनाएंगे। फिर हम अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कुछ कमाल की टेक्निक सीखेंगे। उसके बाद एक बहुत जरूरी सवाल आता है कि हम अपने आसपास के माहौल को फोकस के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। फिर हम याददाश्त और आदतें बनाने के सिस्टम पर भी बात करेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि दिमाग को सही फ्यूल कैसे दिया जाए। और सबसे आखिर में, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि इन सभी बदलावों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए कैसे रखें। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरुआत करते हैं। अब ना वो समय आ गया है कि हम एडीएचडी के बारे में अपनी जो पुरानी सोच है उसे बदलें और एक नई पॉजिटिव मानसिकता अपनाएं। अक्सर होता क्या है कि एडीएचडी को कमियों से जोड़कर देखा जाता है ना, जैसे कि ध्यान की कमी है या भूलने की आदत है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अरे, इसे एक कमी की तरह मत देखो, बल्कि ये तो एक अलग तरह की सोच है। और पता है, इसकी अपनी कुछ सुपर पावर्स भी हैं, जैसे जबरदस्त क्रिएटिविटी, बहुत तेजी से सोचने की क्षमता और किसी चीज में इतना डूब जाना कि दुनिया जहान की कोई खबर ही ना रहे, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। ये कमजोरियां नहीं हैं, बल्कि ये छिपी हुई ताकतें हैं। किताब में इस बात को कई कहानियों से समझाया गया है। जैसे एक आर्टिस्ट की कहानी है जिसने अपनी तेज सोच को एक कामयाब पेंटिंग करियर में बदल दिया। तो पहला कदम क्या है? खुद को समझना। इसके लिए किताब एक फोकस डायरी बनाने का सुझाव देती है। एक हफ्ते तक बस ये लिखना है कि कब ध्यान सबसे ज्यादा लगा, कब सुस्ती महसूस हुई और आसपास ऐसा क्या था जो फोकस को बढ़ा या घटा रहा था। ये डायरी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि ये खुद को बेहतर ढंग से समझने और अपने प्रति थोड़ा और दयालु होने में मदद करती है। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम अपने मन की दुनिया में चलेंगे और ये सीखेंगे कि अपने विचारों और इमोशंस को आखिर मैनेज कैसे करें। एक बात पता है, हमारा दिमाग बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम लगातार अपनी पुरानी आदतों को चुनौती देते हैं ना, तो हमारा दिमाग नए और बेहतर रास्ते बना लेता है। किताब में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे शॉर्ट में सीबीटी कहते हैं, उस तकनीक का जिक्र है। यह हमें हमारे सोचने के तरीके और हमारे व्यवहार के बीच का कनेक्शन समझने में मदद करती है। इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ABC। ए मतलब कोई घटना, बी मतलब उस पर हमारा व्यवहार और सी मतलब उसका नतीजा। और इसे इस्तेमाल करने के लिए एक वर्कशीट भी दी गई है। अच्छा, मान लीजिए मन में एक विचार आता है कि मैं ये काम कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले इस नेगेटिव विचार को पहचानना है, फिर सोचना है कि ये आया कहाँ से। हो सकता है डेडलाइन का प्रेशर हो या फेल होने का डर। अब एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड विचार बनाना है, जैसे मैंने पहले भी मुश्किल काम समय पर पूरे किए हैं। अगर मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लूं तो ये भी हो जाएगा। और फिर इस नए विचार को मजबूत करने के लिए खुद को एक छोटा सा इनाम देना है, जैसे 5 मिनट का ब्रेक। जब ऐसा रोज किया जाता है ना, तो असल में हम अपने दिमाग में एक नया, मजबूत और पॉजिटिव रास्ता बना रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बिना सोचे समझे कुछ कर जाते हैं, जिसे आवेग या इम्पल्सिविटी कहते हैं, और ये चीजें बिगाड़ सकती हैं। तो इससे बचने के लिए लेखक एक पॉज प्रोटोकॉल बताते हैं, SBOP। इसका मतलब है S से स्टॉप यानी रुके, B से ब्रीथ यानी गहरी सांस ले, O से ऑब्जर्व यानी देखें कि क्या हो रहा है, और P से प्लान यानी सोचे कि अब क्या करना है। ये किसी भी रिएक्शन से पहले सोचने का एक छोटा सा लेकिन बहुत कीमती मौका देता है। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो पता है क्या होता है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो हमारे लॉजिकल दिमाग पर हावी हो जाता है। ये हमारे इमोशनल अलार्म सिस्टम की तरह है जो बस बज उठता है। ऐसे तूफानी पलों में शांत रहने के लिए किताब में 4 एंकर स्किल्स बताई गई हैं। पहली, इमोशन को नाम दें, जैसे हाँ ये गुस्सा है। दूसरी, खुद को वर्तमान में लाएं, जैसे आसपास की 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, इस तरह। तीसरी, खुद से प्यार से बात करें। और चौथी, क्विक रीसेट, मतलब कुछ गहरी सांसें लें या चेहरे पर ठंडा पानी डाल लें। ठीक है,
तो हमने अपने अंदर की दुनिया को तो संभालना सीख लिया। अब बारी है बाहर की दुनिया की। चलिए देखते हैं कि बेहतर फोकस के लिए हम अपने आसपास के माहौल को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। कहते हैं ना, जैसा बाहर का माहौल वैसा ही मन का हाल। किताब हमें अपने स्पेस को छोटे छोटे माइक्रो जोन्स में बांटने की सलाह देती है। मतलब हर काम के लिए एक खास जगह हो। जैसे डेस्क सिर्फ काम के लिए हो और एक कोना सिर्फ पढ़ने के लिए। एक कमांड सेंटर भी बनाया जा सकता है, जहां रंगीन फाइलें हों, रोज के काम के लिए एक व्हाइट बोर्ड हो और एक हैबिट ट्रैकर हो। और एक वन टच नियम अपनाने की सलाह दी गई है। कोई भी चीज हाथ में आए तो तुरंत फैसला करें कि उसे फेंकना है, किसी को देना है, बाद में करना है या अभी करना है। इससे क्या होता है कि चीजें इकट्ठा नहीं होती। हमारा माहौल हमारे फोकस पर लगातार असर डालता है। ये जानने के लिए कि कौन सी चीजें ध्यान भटकाती हैं, एक फोकस ऑडिट करने की सलाह दी गई है। 3 दिनों तक हर उस चीज को नोट करना है जिससे ध्यान भटका। फिर ये देखना है कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा असर डालती हैं। इससे अपने सबसे बड़े दुश्मनों का पता चल जाएगा। अब आते हैं हम चौथे हिस्से पर, स्मृति और आदत प्रणालियां। इस सेक्शन में हम भूलने की आदत से निपटने और अच्छी आदतें बनाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम्स पर बात करने वाले हैं। देखिए, भूलने की आदत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिमाग खराब है। नहीं, अक्सर इसका मतलब बस इतना होता है कि सही समय पर सही चीज याद दिलाने वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो सवाल यही है कि इस भूलने की आदत से आखिर निपटा कैसे जाए। किताब में मल्टी सेंसरी रिमाइंडर्स का एक कमाल का आइडिया दिया गया है। मतलब अपनी एक से ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करना। जैसे विजुअल के लिए रंगीन चेकलिस्ट ऐसी जगह लगाएं जहां नजर बार बार पड़ती हो। ऑडियो के लिए अलार्म में अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड किए हुए मैसेज लगाएं। और काइनेस्थेटिक यानी किसी काम को किसी शारीरिक हरकत से जोड़ देना। एक और मजेदार तकनीक है मेमोरी पैलेस। इसमें मन में किसी जानी पहचानी जगह जैसे अपने घर की कल्पना की जाती है और जिन चीजों को याद रखना है उन्हें उस जगह के अलग अलग कोनों में रख दिया जाता है। सिर्फ ये कह देना कि मैं रोज कसरत करूंगा काफी नहीं होता है ना। आदतें बनाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। किताब में 3-to-1 हैबिट फ्रेमवर्क दिया गया है। इसमें 3 कोर रिचुअल होते हैं, जैसे सुबह उठकर दिन की प्लानिंग करना। 2 छोटी आदतें होती हैं, जैसे ब्रश करते हुए 1 ग्लास पानी पी लेना। और एक साप्ताहिक ग्रोथ रिचुअल, जिसमें यह सोचना है कि इस हफ्ते क्या अच्छा किया और क्या सीखा। ये तरीका आदतों को बहुत मजबूत बनाता है। चलिए अब 5वें हिस्से की बात करते हैं, यानी मस्तिष्क के लिए ईंधन। देखिए, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी सही से काम करने के लिए सही ईंधन की जरूरत होती है। हमारी लाइफस्टाइल हमारा फोकस बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। किताब में अच्छी नींद के लिए 4 कदम बताए गए हैं। पहला, रोज एक ही समय पर जागना। दूसरा, सोने से पहले टेक्नोलॉजी से दूरी बनाना। तीसरा, सोने से पहले कुछ शांत करने वाला काम करना। और चौथा, सोने के कमरे का माहौल अच्छा रखना। खाने पीने पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाश्ते में प्रोटीन हो, दिन में ऐसे कार्ब्स हों जो धीरे धीरे एनर्जी दें, और हाँ, सही मात्रा में पानी पीना। ये सब फोकस बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी एक 2-धारी तलवार की तरह है। ये मदद भी कर सकती है और ध्यान भी भटका सकती है। लेखक टेक ट्रायाज मेथड का सुझाव देते हैं। क्या करना है? अपने फोन के सारे ऐप्स की एक लिस्ट बनानी है। फिर सोचना है कि कौन सा ऐप फायदेमंद है और कौन सा सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। फिर काम के लिए कुछ जरूरी ऐप्स चुनें और बाकी सबको हटा दें। कोई भी सिस्टम तब तक काम नहीं करता जब तक उसके पीछे कोई मकसद ना हो। किताब में एक वैल्यू एक्सरसाइज दी गई है। इसमें जिंदगी की 5 सबसे जरूरी वैल्यूज लिखने को कहा गया है, जैसे सीखना, सेहत या परिवार। फिर अपने रोज के कामों को उन वैल्यूज से जोड़ना है। जब छोटे छोटे काम बड़े लक्ष्यों से जुड़ जाते हैं तो उन्हें करने का मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, निरंतरता और निष्कर्ष। देखिए, नई आदतें शुरू करना तो फिर भी आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखना असली चुनौती तो वही है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर को जारी कैसे रखा जाए। अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखने के लिए आदतों के लिए भी एक आदत बनानी पड़ती है। लेखक हर 3 महीनों में एक रिव्यू करने की सलाह देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। दूसरों का साथ भी बहुत जरूरी है, इसलिए कोई सपोर्ट ग्रुप खोजे। और एक बात याद रखें, गलतियां तो होंगी ही, उन्हें असफलता की तरह नहीं देखना है, बल्कि उनसे सीखना है कि अगली बार क्या बेहतर करना है।
तो रीवायर योर एडीएचडी ब्रेन सिर्फ टिप्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एडीएचडी को एक नई और पॉजिटिव नज़र से देखने का एक न्योता है। अगर इस बारे में और जानने की इच्छा हो तो ड्रिवन टू डिस्ट्रैक्शन और एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, या फिर एडीएचडी से जुड़े पॉडकास्ट भी सुने जा सकते हैं। और अंत में हमेशा ये याद रखें कि हर छोटा कदम, हर बदलाव और खुद के प्रति प्यार का हर एक पल दिमाग के तारों को फिर से जोड़ रहा है और एक ऐसे भविष्य को बना रहा है जिसे हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं।